हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है और उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चारों में से कोई सा एक करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 है, नेपाल वॉज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन 1990s। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे थर्ड वेव में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी 1990s के टाइम पे। स्टेटमेंट 2 है, नेपाल बिकम एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और नेपाल एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। तो देखते हैं हम हमारे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए, नेपाल में ना डेमोक्रेसी कब आई थी? थर्ड वेव में। थर्ड वेव कब आई थी? 1990s में आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेव्स क्या होती हैं। देखिए, सारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में एक साथ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश होने के ना कुछ कुछ फेज़ आए थे। जैसे सबसे पहली बार डेमोक्रेसी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 19th सेंचुरी में। उसके बाद सेकंड वेव कब आई थी? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और उस बहुत सारे छोटे छोटे देश आज़ाद हुए थे जिसमें से इंडिया भी एक था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो सेकंड वेव का नाम दिया गया उसको। फिर 1990s के डिके में भी बहुत सारे छोटे छोटे देश आज़ाद हुए और वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो इसको हमने थर्ड वेव का नाम दिया। उन्हीं थर्ड वेव के दौरान नेपाल में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है कि नेपाल एक एब्सोल्यूट मोनार्की बन जाता है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक एब्सोल्यूट मोनार्की बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, जब 1990s के डिके में नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डेमोक्रेसी ही इस्टेब्लिश हो गई थी। राजा तब भी था वहाँ पे, ठीक है, मोनार्क था वहाँ पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। और वहाँ पे नेपाल में राजा कौन थे? किंग बीरेंद्र उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। लेकिन मिस्टीरियस वे में उनकी डेथ हो जाती है। उनको डेथ तो क्या ही होती है, उनको मार दिया जाता है। उसके पीछे का रीज़न आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। अब किंग बीरेंद्र के डेथ के बाद उनके ही भाई, उनके ही रिलेटिव किंग ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बनते हैं। और जब किंग ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अबॉलिश करके एब्सोल्यूट मोनार्की को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सन 2008 किंगशिप वॉज अबॉलिश एंड नेपाल बिकम अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन देखो, किंग ज्ञानेंद्र जब राजा बने तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया। तो लोगों ने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमारे को डेमोक्रेसी चाहिए। तो रीस्टोर करने के लिए डेमोक्रेसी को 2006 में दोबारा से बहुत भयंकर लेवल पे मूवमेंट शुरू हो जाते हैं और 2008 में वो मूवमेंट सक्सेसफुल होता है। किंगशिप अबॉलिश होती है, अगेन नेपाल में डेमोक्रेसी आती है, ठीक है। और सन 2015 में नेपाल अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट करता है। तो ये तो थी आगे की कहानी। हमसे यहाँ पे बोला क्या था कि थर्ड वे में नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, ये बिल्कुल सही है। और नेपाल एक एब्सोल्यूट मोनार्की बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों स्टेटमेंट क्योंकि हमारे सही हैं, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।